डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मनरेगा के नाम और परिणाम बदलने पर सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर वार। कहा, सरकार ने मनरेगा पर चला दिया बुलडोजर, मोदी सरकार की मनमानी को नहीं करेंगे बर्दाश्त। बंगाल की सियासत में नई पार्टी की एंट्री, हुमायूं कबीर ने किया पार्टी के नाम का ऐलान, जनता उन्नयन पार्टी का रखा नाम। बाबरी मस्जिद को चुनावी हथियार बनाने की कवायद में जुटे हुमायूं कबीर। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणाम में महायुति ने किया क्लीन स्वीप, 207 सीटों पर महायुति का कब्जा, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाविकास अघाड़ी केवल 44 सीटों पर सिमटे। झारखंड की चाईबासा इंसिडेंट के बाद जागी सरकार, 15 करोड़ से एक महीने के भीतर खरीदे जाएंगे मोक्ष वाहन। थैले में शव ले जाने की घटना के बाद जागी झारखंड सरकार। और इंडोनेशिया में हुआ भीषण सड़क हादसा, 16 लोगों की मौत, हादसे में कई घायल, बचाव अभियान जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए हुमायूं कबीर ने कहा कि मेरी पहली पसंद टेबल है, मेरी दूसरी पसंद ट्रिबन रोजेज है। हुमायूं कबीर ने बताया कि वो जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। उन्होंने कहा कि हमने जनता उन्नयन पार्टी नाम सोचा है, फाइनल नाम चुनाव आयोग तय करेगा। मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सत्ताधारी पार्टी इस्तेमाल करती रही है। इन्हें काफी चीजों से वंचित रखा गया है। हम उनके हक की आवाज उठाएंगे। अभी हमें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि हुमायूं कबीर क्या है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब संसद में आम सहमति से मनरेगा कानून पास किया गया था। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। खासतौर पर गरीब, वंचित और अति गरीब वर्ग के लिए रोजी रोटी का बड़ा सहारा बना। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा ने गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका और लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। इससे ग्राम पंचायतें मजबूत हुई और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने मनरेगा को लगातार कमजोर करने की कोशिश की, जबकि कोविड के कठिन समय में यही योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई थी। अब हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर कॉरपोरेट्स का पैसा बरस रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद पहले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को 3,811 करोड़ रुपए दान किए हैं। अकेले बीजेपी को 3,112 करोड़ रुपए चंदा मिला। ये कुल चंदा का 82% है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 299 करोड़ रुपए चंदा मिला। अन्य सभी पार्टियों के हिस्से में बाकी बचे 400 करोड़ रुपए आए। ये जानकारी चुनाव आयोग में दाखिल की गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 में से 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जमा की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में साल 2023-24 की तुलना में राजनीतिक दलों को करीब 200% अधिक चंदा मिला है। 2023-24 में पार्टियों को 1,218 करोड़ रुपए चंदा दिया गया था। हालांकि इस बार 4 ट्रस्ट जनहित परिवर्तन, जय हिंद और जय भारत ने 2024-25 में कोई भी चंदा नहीं दिया।
जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई राजनीतिक दल सूबे में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर रामपुर से भी निकलकर सामने आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली गई है। यह यात्रा रामपुर से शुरू होकर 26 दिसंबर को अमरोहा में समाप्त होगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश व स्थानीय स्तर के नेता नजर आए। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कर्नाटक सरकार के द्वारा हेट स्पीच पर बनाए गए कानून पर भी भाजपा को जमकर घेरा है। कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यही कारण है कि वह अलग से यह यात्रा निकाल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा की रामपुर से शुरुआत के मुद्दे पर तहसील से बात रखी है और उन्होंने इसकी शुरुआत के बारे में भी बताया है। बिहार के गोपालगंज स्थित मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर इन दिनों दीपक तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। आपको बता दें, जिले का यह सबसे बड़ा अस्पताल खुद बीमार नजर आ रहा है। यहाँ आलीशान बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और करोड़ों की लागत से आधुनिक मशीनें भी लगा दी गई हैं, लेकिन बुनियादी जरूरत यानी बिजली की मुकम्मल व्यवस्था अब तक सुधर नहीं पाई है। आलम यह है कि बिजली कटते ही पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है और डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। गोपालगंज सदर अस्पताल की इस बदहाली का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सदर अस्पताल के कई मंजिला भवन में बिजली गुल है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर महिला और बच्चा वार्ड तक हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ है। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट में मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं और पर्चियां लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत अब हासिल कर ली है। आपको बता दें, बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 207 जगहों पर अध्यक्ष पद जीतकर अपना दबदबा साबित कर दिया है। इसके मुकाबले विपक्षी महाविकास अघाड़ी को केवल 44 सीटों पर ही जीत मिल सकी। राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी द्वारा रविवार देर रात जारी अंतिम नतीजों के अनुसार बीजेपी 117 अध्यक्ष पद जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट ने 53 और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 37 अध्यक्ष पद जीते। एनसीपी ने कुल 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 37 पर जीत दर्ज की। पुणे जिले में भी महायुति का प्रदर्शन मजबूत रहा। यहाँ एनसीपी ने 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद अपने नाम किए। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों में महायुति ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया। विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस ने 28 अध्यक्ष पद जीते, जबकि शरद पवार गुट की एनसीपी को केवल 7 और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 9 सीटें मिली। इनके अलावा राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं रखने वाली पार्टियों ने 4 सीटें जीती है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के खाते में 28 अध्यक्ष पद गए। 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में 4 महीने के एक बच्चे की मौत के बाद मजबूर पिता उसके शव को थैले में लेकर घर जाने के लिए विवश दिखे हैं। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया, जिसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मानवीय और सुदृढ़ बनाने के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। मंत्री ने अब राज्य के सभी सदर अस्पतालों के लिए मोक्ष वाहनों यानी मॉर्चरी वैन की अनिवार्य खरीद के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 1 माह के भीतर राज्य के सभी जिलों में मोक्ष वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस योजना के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से सभी सरकारी अस्पतालों को मोक्ष वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसी भी परिवार को कठिन समय में अपमानजनक या अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के रानी नागल गांव में बसे सैकड़ों संदिग्ध लोगों की स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन से की गई शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और इन संदिग्धों की हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ना तो इन लोगों की भाषा ही समझ आती है और ना ही ये यहाँ के रहने वाले ही लगते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। शिकायती पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि इन सभी संदिग्ध लोगों की बारीकी से जांच करते हुए इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।
इस पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के अनुसार हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस प्रशासन को भी कहा गया है। आगे बढ़ेंगे जहां पर कन्नौज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने थाने में दी गई लिखित तहरीर में गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के आरोप वितरवा रोड से गुजर रहा था, तभी बिच्छू गैंग के लोग आए और किसी बात पर मारपीट करने लगे। युवक हाथ जोड़ते कह रहा था कि छोड़ दो, अधमरा छोड़कर दबंग युवक भाग गए। घायल ने 7 लोगों के नाम दर्ज और 4 से 5 अज्ञात लोगों के प्रति थाने में शिकायत पत्र देते हुए कहा कि पहले तो उक्त दबंग युवकों ने उससे 10,000 मांगे। मना करने पर सभी युवक भड़क गए और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर सभी ने मिलकर लोहे की रॉड और लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का कहना है कि आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हमीरपुर में हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मांग की कि वे फंसे हिंदुओं को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री सलाहकार का पुतला जलाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। तो आपको बता दें, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर अब भारत में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूपी के हमीरपुर जिले में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और भारत सरकार से मांग की है कि वहां फंसे हिंदुओं को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, वहां के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदू शख्स की मॉब ब्लीचिंग की गई थी और जिंदा जला दिया गया था, जैसा कि बांग्लादेश से तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आई थी। उसके बाद भारत में भी अब विरोध प्रदर्शन के जो स्वर हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और भारत की जो चिंता है उसको भी बांग्लादेश ने अब खारिज कर दिया है। तो यानी कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, अब उसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पे हमीरपुर से यह तस्वीर सामने निकल कर आई है कि बांग्लादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, उनके पुतले को फूंका गया और भारत सरकार से ये मांग की गई है कि बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। बांग्लादेश ने मैमनसिंह में एक हिंदू शख्स की लीचिंग को एक अलग थलग घटना बताया है और अल्पसंख्यकों से जुड़ी चिंताओं के बारे में भारत के बयान को भी खारिज कर दिया है। ये जवाब 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के आवास के पास हुए विरोध प्रदर्शनों पर नई दिल्ली के बयान के जवाब में दिया गया है। भारत की टिप्पणियों को खारिज करते हुए बांग्लादेश ने कहा कि हम भारतीय अधिकारियों की इस कोशिश को खारिज करते हैं कि बांग्लादेशी नागरिक पर हुए एक अलग थलग हमले को अल्पसंख्यकों पर हमले के तौर पर दिखाया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि लिंचिंग मामले में संदिग्धों को तुरंत पकड़ लिया गया था और बांग्लादेश में अंतर सामुदायिक स्थिति दक्षिण एशिया के कई अन्य हिस्सों की तुलना से बेहतर है। इस बात पर जोर देते हुए कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना इस क्षेत्र की सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के सामने भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत के सामने 348 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.2 ओवर में 156 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। तेज शुरुआत के बावजूद भारत ने 68 रनों पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। शुरुआत में भारतीय टीम के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 26 रन और कप्तान आयुष महात्रे 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर 172 रनों की पारी खेली। उनके इस पारी में 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे। भारत और श्रीलंका की महिला टीम्स के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला एशिया VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की। मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 122 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 14.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है। भारतीय टीम की जीत में जेमिमा रोड्रिग्स की अहम भूमिका रही। जेमिमा ने 44 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल रहे। स्मृति मंधाना 25 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर नाबाद 15 रन ने भी उपयोगी योगदान दिया। जेमिमा ने पहले स्मृति के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की। फिर उन्होंने कप्तान कौर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए नाबाद 55 रन जोड़े। महिला T20 इंटरनेशनल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम की ओर से किसी मुकाबले में दूसरे और तीसरे विकेट के लिए 50 से ज्यादा की साझेदारियां हुई। जेमिमा रोड्रिग्स का वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के खिलाफ ये चौथा अर्धशतक रहा। जेमिमा श्रीलंका के खिलाफ वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय बल्लेबाजों में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ चुकी हैं। इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मुख्य द्वीप जावा में हुए सड़क हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और कई यात्री घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब टोल रोड पर चालक बस ने नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस पहले सड़क पर बने कंक्रीट के डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई। इंडोनेशिया में हुए सड़क हादसे को लेकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी है और बताया है कि बचाव टीमें मौके पर पहुंची। खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने बताया कि बस में 34 लोग सवार थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।